वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक क्लास 19 लेने वाले हैं, वही अपन चल रहे थे परक्यूटेशन पर्क्स पर। तो इसमें हम आगे कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर सकें, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। आज के कुछ टॉपिक्स हम लेते हैं इसके अंदर। देखिए, तो हमने क्या है, जो हाउस की फैसिलिटी थी वो डिस्कस कर लिया था आपसे, ठीक है। उसमें अलग अलग सिचुएशन थी, उसके ऊपर जो आधारित एक क्वेश्चन था अच्छा खासा, वो हमने सोल्व कर लिया था। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में और होंगे, वो आपके आंसर से देखते हुए हमने सोल्व करेंगे, समझे। यदि किसी बात पर प्रॉब्लम हो तो मेरे को पॉइंट व्हाट्सएप पर भेजें, मैं आपका उसको प्रॉब्लम का सोल्व आउट करूँगा। पूरे क्वेश्चन की जगह आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट आपको मुझे नोटिस कराते हुए बताएं कि सर ये पॉइंट वैसा क्यों लिया गया है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब मैं आपका हेल्प करूँगा उसके अंदर पूरी। अब आज हम देखते हैं कि सेकंड फैसिलिटी क्या है। ये इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दायित्व का भुगतान किया जाए, मतलब लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि लाइबिलिटीज किसकी, एम्प्लॉय की है। तो जाहिर सी बात है, जैसे मेरे खर्चे हैं, मैं कहीं कर्मचारी हूँ तो मेरे खर्चे तो मुझे ही पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब ये तय कैसे हो गया कि खर्चे मेरे हैं, तो इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए कोई बिल यदि मेरे नाम से आ रहा है, जैसे इसके अंदर बात करी गई है कि आपका बिल आ रहा हो, जो बिल आ रहा हो, या फिर आपको कोई कॉन्टेक्ट किया हो, या कोई ऐसा समझौता किया है, या फिर कोई नौकर की जैसे नियुक्ति करी हो हमने, तो ये सारे कार्य क्या है किसी कर्मचारी ने करें, और पेमेंट, इनका जो पेमेंट भुगतान किसी द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, तो ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें यदि कर्मचारी नहीं बल्कि एम्प्लॉयर के द्वारा, यहाँ पर कर्मचारी को, यहाँ पर इन सबका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, इन सबका रीजन कौन बन रहा है, कर्मचारी खुद बन रहा है। कर्मचारी के नाम से बिल आ रहा है, अखबार का कर्मचारी के नाम से खर्चों का बिल आ रहा है, गैस का बिल हो, लाइट का बिल हो, कुछ भी हो सकता है। नौकर की नियुक्ति हो गई, कोई भी समझौते के तहत ना कोई और सुविधा आपने तय कर ली, तो सारा पेमेंट एम्प्लॉय को होना चाहिए था। पेमेंट का किसके लिए किया जा रहा है, जबकि पेमेंट किसके द्वारा किया, एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सभी के लिए टैक्सेबल होगा इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। इसकी दूसरी सिचुएशन बनती थी, वो केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए टैक्सेबल था। तब ये था कि ये यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, ये जो बिल वगैरह जो सारे जो नाम आ रहे हैं, अभी किसके आ रहे हैं, कर्मचारी नाम आ रहे हैं, ये सारे बिल वगैरह सबको समझौते वगैरह सब किसके द्वारा किए जाए, एम्प्लॉय के द्वारा ना करके एम्प्लॉयर के द्वारा किए जाए। वो केवल फिर विशिष्ट कर्मचारी के लिए टैक्सेबल था। उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे और करेंगे। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, कुछ 5 ही टॉपिक्स हमने पहले लिखवा दिए थे। जैसे मान लीजिए LIC प्रीमियम है, तो LIC प्रीमियम किसको चुकाना चाहिए, जब कर्मचारी का LIC प्रीमियम कर्मचारी चुकाएगा, लेकिन चुका कौन रहा है, एम्प्लॉयर चुका रहा है, तो उसे अपना वैल्यू फैसिलिटी मानते हुए सैलरी मेड कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो खर्चे, जैसे नौकर लगाया तो नौकर का अपॉइंटमेंट आपने किया है, तो नौकर बिल पेमेंट हमको करना चाहिए था। नल, बिजली का पानी या गैस का बिल आ रहा है तो आपके नाम से और आपको पेमेंट करना था उसे, लेकिन नियोक्ता कर रहा है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तो सभी के लिए टैक्सेबल होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसी। अब आगे तीसरा करते हैं जो हमें अच्छा है टॉपिक हमारे लिए, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, चल संपत्तियों का उपयोग। देखो यहाँ यूज की बात की जा रही है, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसफर नहीं है, एक होता है ट्रांसफर करना, यहाँ पर उपयोग की भी बात की जा रही है कि जो मूवेबल एसेट्स होती है, जो चल संपत्ति होती है, इनको आप यूज करना चाह रहे हो। तो पहले बात यहाँ पर देखिए, इसमें सारी संपत्तियाँ लेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़ देंगे, क्योंकि कंप्यूटर और यदि लैपटॉप, ये कंप्यूटर लैपटॉप किसका है, आपके एम्प्लॉयर का, आपके नियोक्ता का है, और उसने आपको दे रखा है। अब चाहे भले ही आप उसके अंदर गेम चलाओ, चाहे आप उसके अंदर मूवी देखो, चाहे भले ही आप ऑफिस का काम करो, हमेशा ही ये माना गया है इनकम टैक्स के अंदर कि कंप्यूटर जो लैपटॉप एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी को, एम्प्लॉय को जो दिए गए हैं, वो ऑफिस के काम के लिए दिए गए हैं, मतलब वो टैक्सेबल नहीं है। तो आपको यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, मतलब ऐसी संपत्तियों का उपयोग करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप दे रहे हैं आपको, तो वो आप लिए टैक्स फ्री है, एग्जम्प्टेड है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। बाकी शेष जो भी संपत्तियां, उनको आप ओनर मालूम करेंगे, उनका स्वामी कौन है। स्वामी उनका नियोक्ता खुद हो सकता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपको और भी इक्विपमेंट्स दे रखी, मोबाइल एसेट्स के अंदर मान लीजिए टीवी दे दिया आपको, ठीक है, फर्नीचर दे दिया आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दे सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखिए, यदि आपको जब ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसी चीज़ें आपको मिलती है, जैसे मोबाइल एसेट्स आपको मिलती है, तो जो एम्प्लॉयर यदि उनका स्वामी है, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, वो कौन है, सबसे पहले आप क्या बोलते हैं ना, मालिक कौन है, नियोक्ता खुद है। तो सिंपल सा नियोक्ता हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इक्विपमेंट से जो भी, जैसे हमने फर्निश हाउस के अंदर पढ़ा था, फर्निश और अनफर्निश हाउस में पढ़ा था, वही यहाँ पर है, 10% ऑफ कॉस्ट माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे हमने वहाँ पर लिया था ना, सुसज्जित मकान आया था, तो सुसज्जित मकान क्या था, फर्निश मकान था, जिसके अंदर हमें अप्लाइंस और इक्विपमेंट्स और मिले हुए थे। तो अप्लाइंस इक्विपमेंट्स मिले पर हमने बताया 10% हम कॉस्ट और जोड़ देंगे यदि एम्प्लॉयज़ का स्वामी थे, और स्वामी नहीं है कोई अदर व्यक्ति इसका स्वामी है, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो नियोक्ता है ना, वो कितना उसके लिए पेमेंट कर रहा है, मतलब नियोक्ता खुद उसका मालिक नहीं है, तो उसने भी कहीं से किराए पे ली होगी, तो रेंट बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो भी रिकवरी एम्प्लॉय से आप करे हो तो माइनस करना है। ये कॉमन सा वर्ड है, ये हर जगह ही माइनस होता है, ठीक है, आप समझिए। देखो इसको कैसे लॉजिकल आप समझिए, देखो मैं दोबारा बताता हूँ।
कि मान लीजिए कोई भी किसी रूल के अकॉर्डिंग कोई फैसिलिटी आपने निकाली, जैसे आपको 10% ऑफ कॉस्ट निकाला, तो आपको कोई 1 लाख की एसेट्स मिली हुई थी, तो 1 लाख की कॉस्ट थी उसकी, ठीक है। 1 लाख की कॉस्ट का आपने 10% किया तो कितना गया 10,000। तो सुविधा कितनी, जो फैसिलिटी जो पर्क्स है वो मानी जाएगी कितनी 10,000 मानी जाएगी। अब ये बताया जा रहा है कि 4,000 रुपये कर्मचारी से वसूल किए जा रहे हैं, मतलब कर्मचारी वसूल कर लिए, तो फिर अब फैसिलिटी का मूल्य कितना माना चाहिए, 6,000 ही माना चाहिए ना, कि माना कि 10,000 की फैसिलिटी होने के लिए 4,000 तो बेचारे से हमने ले ही लिए, तो फिर फैसिलिटी नेट कितनी बची, 6,000 ही बची। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई वो तो हमेशा माइनस होगी थी, तो यहाँ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस है, यहाँ भी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस है, तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। अब ये सिंपल सा नियम है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके कि इक्विपमेंट्स जो सुसज्जित मकानों में पढ़ा था अपने कि जो अप्लायंस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो भी मूवेबल एसेट्स का यूज है, बात वही नियम है। ये तो एम्प्लॉयज़ का स्वामी है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लेंगे। अब जब स्वामी नहीं है तो उसका कॉस्ट तो उसकी आएगी नहीं, उसने खुद नहीं रेंट चुका रहा होगा, जब स्वामी खुद ही नहीं उसने किराए पर ले रखी, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर देंगे। अब ये तो गया यूज की बात, ये तो अपने बात करी कहेंगे यूज की, है ना, उपयोग की बात करी। अब एक होता है ट्रांसफ़र करना, इसमें तो क्या होता है कि आपके पास में एसेट छोड़ दी भाई, आप इसे यूज कर लीजिए और फिर बाद में हमें वापस देकर जाना जब भी आपको यहाँ से ट्रांसफर होता है या फिर हम जॉब छोड़ दो। अब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि आपने लीगली उसका डॉक्यूमेंट्स है, उसका जो टाइटल था, जिसका बिल था, जिसे आपने एम्प्लॉयर का नाम खरीदा था, अपने नाम से, कंपनी नाम से खरीदा था, वो अब कर्मचारी को दे दिया। अब बोलिए कि अब हम आपको जैसे एक तरह सेल करते हैं ना पर कोई चीज़ को, एक तो था कि मैं मेरा टीवी यहाँ पे घर में छोड़ दूँ, कहाँ पे से यूज़ कर लीजिए, 6 महीने 2 महीने 2 साल बाद जब भी आप यहाँ से जाओ तो मुझे वापस रिटर्न कर देना, तो वो तो क्या यूज करना। और मैं आपको ट्रांसफ़र ही कर दूँ कि आप ही इससे रख लीजिए हमेशा के लिए ही, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहाँ पर तो क्या है यूज की फैसिलिटी हम निकाले 10% ऑफ कॉस्ट, बड़ा सिंपल सा नियम था। अब यदि आपको ट्रांसफ़र ही कर दिया जाए तो उसके लिए क्या रूल होगा वो देखिए, बड़ा चार्ट है इसके अंदर, छोटा सा एक चार्ट मैंने तो शॉर्ट के अंदर बनाने की कोशिश करी है आपको समझाने के लिए कि ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो पहली बात तो ट्रांसफर मतलब हमेशा हमेशा के लिए दे रहे हैं अपन यहाँ पर, वहाँ पर केवल कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए दे रहे हैं। अब आपको देखिए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप 50% WDV मेथड से चार्ज डेप्रिसिएशन लगाएंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो दे देंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है ये। WDV का मतलब यहाँ पर क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बता दूँ, इसका मतलब क्या था कि जैसे आपका 10,000 है, उसके ऊपर आपने 10% लगाया तो 1,000 आपने माइनस कर दिया, अब कितने हो गए 9,000। फिर अगली बार जो 10% लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा 9,000 पर, तो फिर 900 माइनस हो जाएंगे, फिर 8,100 बचेगा आपको। तो इसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है वो आपके 2 साल बाद ट्रांसफर करी जा रही है, तो 1 साल का ब्याज में 1,000 लगा लिया, फिर अगले साल का 900 लगा लिया, तो अब 2 साल बाद उसकी WDV कितनी हो गई 8,100 हो गई। तो ये माना जाएगा कि वो जो एसेट्स है वो उसका जो वैल्यू है वो 8,100 है और 8,100 को हम टैक्सेबल मान लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना आफ्टर डेप्रिसिएशन। जैसे यहाँ कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर है वो आपका 20,000 रुपये का था, ठीक है, 20,000 का कंप्यूटर था, ठीक है, कर लिया सभी जगह। उसके ऊपर 50% WDV से डेप्रिसिएशन लगाना, तो 50% WDV से लगाया हमने, ये कंप्यूटर तो 50% रेट लगेगी। तो जैसे मान लीजिए वो 3 साल बाद ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो फिर बाद में अपन इसका 50% डेप्रिसिएशन आया तो 10,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब माइनस करेंगे तो ये कितने कितने बच गए हमारे पास 10,000। फिर ये बताया जाए 3 साल बाद है तो एक और साल का हम ब्याज लगाइए, इसके सॉरी 50% डेप्रिसिएशन आई तो ये कितना बचेगा 5,000। इसका 50%, इसका निकालेंगे 50%, WDV मेथड है ना, तो जो भी वैल्यू लास्ट में बचती है उसका निकालेंगे 50%, 5,000 आ गए। फिर कितने बच गए 5,000। अब इस 5,000 बचे, इसके और फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसका 50% कितना होगा 2,500। तो अब कितना बचा होगा 3 साल के बाद में वैल्यू 2,500 वैल्यू बची। तो अपन ये मानेंगे कि सुविधा का मूल्य है वो 2,500 रुपये है, जो लास्ट में जो 2,500 रुपये बच रहे हैं वो सुविधा का मूल्य माना जाएगा। आप इससे मतलब आराम से इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको बस क्या है जो नई वैल्यू जो आपके सामने आ रही है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है, ठीक है। दूसरा है मोटर कार। तो मोटर कार के ऊपर बस रेट के अंदर वो ऐसी कैलकुलेशन है, मोटर कार रेट क्या है 20% है, वही WDV मेथड से आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है साहब। मोटर कार पर हम ऐसे लगा लेंगे जो भी आपको कार मिल रही है यदि, तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई नई कार दी तो पूरी वैल्यू आ जाएगी, नई कार नहीं देगा पुरानी कार दे रहा, तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। और इनके अलावा कोई भी अदर इक्विपमेंट्स यदि आपको मिल रहा है, इनके अलावा कोई भी अदर इक्विपमेंट्स मिल रहा है, इनका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ जाएंगे, मोटर कार यहाँ, इनके अलावा कोई भी अलग चीज़ है तो यहाँ लगाएंगे अपन 10% ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। वो जो सिंपल सा ऊपर रूल था ना कि 10% ऑफ कॉस्ट लगाना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है ना जो स्थायी किस्त विधि, उससे लगाना है, तो आप इसे 10% कॉस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो अपने ऊपर पड़ा हुआ था अपने कि 10% कॉस्ट लगाना है, तो वो यहाँ पर लगाना है। कॉस्ट मतलब जो पहली बार जो पेमेंट की, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स है वो आपकी 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करी गई है,
ठीक है ना। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको ट्रांसफ़र करी, तो पहले साल का 10% आप निकाला तो 1,000 आ गया। अब कितना बचा? 9,000 का। अब 9,000 में वापस इसका ही 10% लगाएंगे अपन, तो मतलब वापस 1,000 ही लगेगा। तो अब कितना बच गया? 8,000। जबकि WDV मेथड के अंदर होता है तो हम इस 9,000 का 10% लगा दें। तो WDV मेथड नहीं है, 10% ऑफ कॉस्ट मेथड है, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। ऐसा किसी विधि से है, मूल लागत पर है, प्राइम कॉस्ट के ऊपर है। तो 8 मतलब यहाँ 8,000 भी लगेगी, मतलब हर साल डिप्रेशन वही रहने वाला है, 1,000 1,000 1,000 1,000 रहने वाला है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा नियम था। आपको कुल मिलाकर मैं बोलूँ तो यहाँ 2 ही चीज़ें याद करनी थी आपको, क्योंकि अदर इक्विपमेंट इनके बारे में था। अदर इक्विपमेंट्स में बता दो, प्री मैंने पढ़ लिया, सुसज्जित मकान के अंदर में पढ़ लिया कि 10% ऑफ कॉस्ट होता है, तो 10% कॉस्ट अपन मान लेंगे। उसको अब यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर करने के बाद जो भी WDV बचेगी वही आपके यहाँ पर क्या मानी जाएगी? वैल्यू मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, नोट ईयर। ईयर का मतलब है ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है ना। यदि किसी इक्विपमेंट को जो आपका एम्प्लॉयर जो आपको ट्रांसफर करा है वो आपको मान लीजिए 6 साल और 11 महीने काम ले चुका है, तो 6 साल 11 महीने काम ले चुका है तो हम उसे 6 साल ही मानेंगे, उसने 6 साल ही काम में लिया है। ठीक है, 11th मंथ काम छोड़ देंगे क्योंकि आप ओनली कंप्लीटेड ईयर ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में है, वापस समझ लीजिए। आप इतना सा है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मोटर कार की बात की जा रही है तो डेप्रिसिएशन के रेट हो जाएगी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की तो 50% WDV है और मोटर कार की 20% WDV। बाकी अदर इक्विपमेंट्स तो 10% कॉस्ट का, इससे ऊपर वाला जो रूल है वही काम कर रहा है बस। इसके बाद में देखिए आगे चलिए, आगे की स्टॉक ऑप्शन या स्वीट इक्विटी शेयर्स आपको मिले हों। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि वो लिस्टेड है या नहीं है। यदि वो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो हम एवरेज प्राइस ऑफ यूज डे लेंगे, मतलब जिस दिन आपने यूज़ करने लगे हो इस स्टॉक ऑप्शन। पहले तो आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं ऊपर डिस्कस करता हूँ। स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या है? स्टॉक ऑप्शन प्लान तो ये होता है कि आपको ऐसा प्लान लाया गया था आपके लिए कि आपको सेवा शर्तों के अकॉर्डिंग ही कि आपको है ना वहाँ से जो स्टॉक है, स्टॉक से मतलब जो शेयर्स का जो स्टॉक है वो लेना ही पड़ेगा आपको। ऐसे स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिए जाते हैं ना, जब कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तो उनको बोनस के रूप में कंपनी अपने ही शेयर दे देती है कि आप हमारे शेयर्स रख लीजिए। ठीक है, शेयर्स दिन पे दिन वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है, जो भी होता है मार्केट के अकॉर्डिंग होता रहता है। तो इस तरह की सुविधाएं क्या आपको दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्री के अंदर एक तरह से आपको शेयर मिल रहा है। छोटी सी बात है, फ्री में आपको शेयर्स मिले, कंपनी शेयर, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो। अब जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसके शेयर यदि लिस्टेड है, इंडियन लिस्टेड देख रहे हो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, तो हम लेंगे एवरेज प्राइस। हमारा आंसर क्या जाएगा? एवरेज प्राइस ऑफ यूज डे, मतलब उस दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्राइस ऑफ डे ले लेंगे कि आप ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई 2 कीजिए। एवरेज का फॉर्मूला यही तो होता है, A+B/2, यही तो फॉर्मूला होता है। मान लो जो A और B का हमें एवरेज करना तो A+B/2 ही तो होता है। तो आप उस दिन का ओपनिंग प्राइस क्या थी, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस क्या थी, उन दोनों को बटे 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्राइस आप क्या जाएगी। तो इस प्रकार एवरेज प्राइस से आप डिसाइड करोगे यदि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो यदि वो नॉट लिस्टेड है, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, तो फिर बाद में हम फ्रॉम मर्चेंट जो बैंकर होते हैं उनसे पता करेंगे कि इसकी रेट क्या होनी चाहिए। तो मर्चेंट बैंकर जो बताएंगे वही सुविधा का मूल्य माना जाएगा और यहाँ पर हम एवरेज प्राइस से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, जो भी एवरेज प्राइस वो हम निकाल लेंगे। जैसे कोई शेयर दिन भर के अंदर 100 रुपये स्टार्ट हुआ और ख़त्म होते होते शाम को 108 पे रह गया, उन दोनों को ऐड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट कितनी आ गई आपकी? 104। अब मान लीजिए कंपनी ने उस दिन आपको 10,000 शेयर्स दिए थे, 10,000 शेयर्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनकी वैल्यू आ गई 10,40,000। तो आपके लिए 10,40,000 जो मूल्य है वो परक्यूटेस मानी जाएगी, सुविधा का मूल्य माना जाएगा। तो ये तो कब हो गया? जब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। तो 100 ओपनिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस 160, 2 का डिवाइड किया तो 104 एवरेज आ गया। 10,000 शेयर्स आप मान लेते हैं, उसमें ट्रांसफर किए कंपनी ने आपको, तो 10,40,000 रुपये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गए। और वही सिंपल सी बात है, यदि इनके लिए कोई पैसा यदि कंपनी वसूल कर लेती, कंपनी बोलती नहीं हम इसको आप 50% रेट पे देंगे, तो फिर 50% रेट इसमें माइनस कर देंगे, भाई आधा तो कंपनी ने हमसे ले ही रही है तो आधी सुविधा मानी जाएगी। सेम इधर मर्चेंट बैंक की रेट है, वो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, आपको इसे सोल्व नहीं करना है। इसके बाद में बात की गई है कि ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन या अन्य कोई अदर कोई एक्सपेंस है जो पेमेंट आपको करने थे और आपको पेमेंट कौन कर रहा है? उनका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका क्या बताया गया है कि ट्रेवलिंग, टूरिस्ट और एकोमोडेशन ये सारे एक्सपेंस है, उनके साथ में कोई अन्य वे है एक्सपेंस है, वो आप ही खर्चे हैं। आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप टूर पे जा रहे हो, आप अकोमोडेशन मतलब आवास की सुविधा ले रहे हो, जैसे आप होटल मोटल वगैरह कुछ ले रहे हो, या अदर कोई एक्सपेंस है आपका जो आपके ड्यूरिंग ट्रेवलिंग या टूरिंग के दौरान पैदा हो रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ एक प्रिंसिपल दिया गया है कि यदि ये सभी कर्मचारियों को समान रूप से दी जाती है तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे जो भी कंपनी की कॉस्ट आ रही है। मतलब ये कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो, जैसे मैं आपको बताऊं बैंक्स में
बैंक्स में ये रूल होता है कि बैंक्स के अंदर आप जब जॉब करते हो तो वहाँ पर 4-5 साल के अंदर ना प्रत्येक एम्प्लॉय को ना बाहर घूमने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे बैंक देते हैं, और वो भी उस बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो देती है ऐसी फैसिलिटी, आपको देती है। बैंक्स का तो मुझे श्योर ध्यान है। यदि उस पैसे को आप यूज़ करें तो ठीक है, नहीं तो आपको पैसा मिलेगा नहीं, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब आप उन पैसे को के अंदर बाहर घूम लीजिए, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ जो भी वो बता देंगे, इन्हीं साइड से जाकर घूम लीजिए तो आपको पैसा रिम्बर्स करा सकते हो, तो ठीक है। तो अब ऐसी फैसिलिटी क्या है, बैंक का जो सभी एम्प्लॉय को मिल रही है ऐसी फैसिलिटी, ठीक है ना। किसी को 3 साल बाद, किसी को 4 साल बाद मिलती है, अपने हिसाब से वो यूज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ट्रेवलिंग का जो खर्चा है, जो भी आ रहा है उस बैंक के लिए, जो अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। भाई एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है एक एम्प्लॉय के लिए, और तो वो ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। जो सुविधा का मूल्य, जो फैसिलिटी का जो वैल्यू है, वो कितना माना जाएगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है, यदि सभी कर्मचारी समान रूप से दी जाती है तो। और सभी कर्मचारी समान रूप से नहीं देगा, किसी को विशेष रूप से दे दी, मतलब ऐसा नियम नहीं है उनके पास में कि हमें ना कोई ऐसी टूर वगैरह की फैसिलिटी देनी है, लेकिन फिर भी आपको ना एक टूर वगैरह था जिसके खर्चे थे वो उन्होंने अफोर्ड कर लिए। तो ऐसी केस के अंदर हम मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि बाजार में उसकी वैल्यूएशन क्या है। बाहरी एजेंसी, मान लीजिए आप बाहरी एजेंसी से जाते तो वो आपसे कितना पैसा वसूल करता है, मतलब कुल मिलाकर आपको मार्केट वैल्यू लेनी है उस केस के अंदर। तो सभी कर्मचारियों यदि समान रूप से कोई सुविधा दी जा रही है तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे आप, किससे रिलेटेड, ट्रैवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन। तो एक्चुअल कॉस्ट है आपके लिए क्या मानी जाएगी, उसकी फैसिलिटी मानी जाएगी। जो भी कंपनी के लिए खर्चा आ रहा है, जो भी बैंक, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि बैंक के कर्मचारी को ये सुविधा मिलती है, तो बैंक के कर्मचारी जब घूमने जाते हैं तो उससे बैंक के पास उनके खर्चों का नोट डाउन भी, रिकॉर्ड भी रहता है कि हमारे पास खर्चा कितना आ रहा है, तो वो ये बता देते हैं भाई एक आदमी पे कितना खर्चा आ रहा है। तो वही कर्मचारी सुविधा मूल्य माना जाएगा, और विशेष रूप से दी जाती है तो मार्केट वैल्यू से हम कंपेयर कर लेंगे, जो भी बाहर एजेंसी, अदर कोई एजेंसी उससे लेती। तो इसके बाद में आता है फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट और कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए ये भी थोड़ा सा ध्यान समझना। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि ये ऑफिस टाइम में मिला है या ऑफिस टाइम के बाहर मिला है। यदि इन द ऑफिस टाइम मिला है तो ठीक है, इन द ऑफिस टाइम, एक मिनट, हाँ सही है, इन द ऑफिस टाइम आपको मिला हुआ है। तो अब इन द ऑफिस टाइम आपको मिला हुआ था, क्या क्या मिला था, फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की आपको फैसिलिटी मिली हुई थी। निःशुल्क भोजन था आपका, नाश्ता था, शीतल पेय थे आपके, इस तरह की जो चीज़ें वो आपको मिली हुई थी। शीतल पेय, यहाँ शीतल कर लेना, यहाँ पर शीतल कर रखा है मैंने, शीतल पेय कर लेना हिंदी के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें बोलते हैं अपन। अब सबसे पहले देखना है कि ऑफिस टाइम के, इन ऑफिस आवर्स में मिली है, ऑफिस आवर्स के बाद में मिली है। तो पहली बात तो ये कि ऑफिस आवर्स के बाद में मिलती है तो आप घर जा चुके हो, तो आप घर का खाना खाइए, आप क्यों वहाँ पर बैठे बैठे खाना खा रहे हो। तो ये ऑफिस आवर्स के यदि बाद में मिलती है तो पहले मैं उससे बता दूँ, यदि ऑफिस टाइम के बाद मिलती है तो ये सभी के लिए पूर्णतः कर योग्य, सभी के लिए टैक्सेबल है। कब, जब ये ऑफिस टाइम के बाद का समय में दी जाती है। जैसे मान लीजिए 10 से 6 का आपका ऑफिस है, 10 से 5 का, 10 बजे से 5 बजे तक आपका ऑफिस का टाइम है, और आपको जो खाने की फैसिलिटी दी गई वो शाम को 7 बजे दी गई है, 8 बजे 9 बजे दी गई है। तो आपका ऑफिस उस समय बंद हो चुका था, चाहे भले आप किसी कारण से वहाँ बंद बैठे हुए, तो एक अलग इशू हो सकता है आपका, लेकिन आपका ऑफिस टाइम 10 से 5, आपको 5 बजे बाद यदि कोई खाना वाना वगैरह कोई भी चीज़ मिल रही है, चाहे कोई नाश्ता मिला, चाहे 5 रुपये की है, तो उस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा आपके लिए। कब, जब ऑफिस टाइम के बाद आपको दिया जा रहा हो, क्योंकि ऑफिस टाइम के बाद के सारे खर्चे आपके निजी ही होने चाहिए केवल। अब ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम दिया जा रहा हो, इन द ऑफिस टाइम दिया जा रहा हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो ऑफिस टाइम दिए जाने पर यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आपके पास में क्या आ गया, इन ऑफिस टाइम, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम में पहले ए, टी दी जा रही हो या फिर इक्वल टू टी, कोई भी जो पदार्थ है वो आपको दिया जा रहा हो, जैसे चाय है, चाय के साथ में कॉफ़ी दे दी, या ऐसी कोई आप लेमन जूस दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया हो आपको। अदर कोई ड्रिंक हो, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब शराब जो है उसको छोड़कर, और लाइट रिफ्रेशमेंट का मतलब है हल्का नाश्ता, भोजन नहीं, हल्का नाश्ता, भोजन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, वो अलग नीचे आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या ले लिया, मैं ऊपर बात करूँ तो यहाँ ऊपर हमने सभी ले लिया सिवाय 2 चीज़ों को छोड़कर, वो दोनों चीज़ें नीचे हैं। तो पहले आप बी याद करें पॉइंट का, फूड और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहलिक मतलब जो शराब वाली जो वाइन से उनकी बात की जा रही है। यदि फूड और एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है तो इसके लिए अलग अलग 2 कंडीशन हो सकती है। फूड और एल्कोहलिक जो ड्रिंक्स हैं उनके लिए ये हो सकती है यदि ये रिमोट एरिया या ऑफशोर साइड में दी गई है, दूर दराज या तटीय क्षेत्र में दी गई है, तो ये सबके लिए टैक्स फ्री होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं तो हमारे पास में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो है ना समुद्री तट पे जाकर है ना तेल का माइनिंग करती है।
तो उस केस के अंदर वो रिमोट एरिया के अंदर है, समुद्री तटों को जीवन यापन करना आसान काम थोड़ा ना, बड़ा डिफिकल्ट है। तो उस साइड पे यदि मान लो कंपनी द्वारा शराब भी दी जा रही है, वाइन्स दी जा रही है या फिर भोजन दिया जा रहा है तो टैक्स फ्री होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मतलब भोजन की बात, फूड की बात तो में समझ में आती है, क्या कंपनियां कभी शराब भी देती है क्या? बिल्कुल मतलब हम इंडिया में तो इसका प्रचलन न के बराबर होगा या फिर किसी किसी कंपनी में हो सकता है। बाकी फॉरेन्स में बहुत सारी कंपनियां जहाँ पर इसको फैसिलिटी के नाम से माना जाता है और वहाँ पर जो ड्रिंक्स वगैरह है वो मतलब सोबर वे में देखकर दी जाती है। ठीक है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये समझे कि सिर्फ ड्रिंक खाना तो बड़ी अच्छी बात है, आप ड्रिंक खाना कल से ड्रिंक खाना स्टार्ट कर दो। तो ये क्या है, कुछ कुछ कंपनियां ऐसा देती है, इंडिया के अंदर भी कुछ कंपनियां हैं संभव तो देती होगी। और मैं बात करूँ हमारा जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वगैरह है तो वहाँ पर भी ना ऐसा बताया जाता है कि मुझे श्योरली ध्यान नहीं है कि मंथ के अंदर है ना कुछ ड्रिंक की क्वांटिटी वो दी जाती है, क्योंकि जो फौजी वगैरह होते हैं वो हमारे रिमोट एरिया में काम करते हैं तो उनके लिए ऐसी फैसिलिटी दी जाती है। तो वो रिमोट एरिया के अंदर ऐसे दूर दराज क्षेत्र में काम कर रहे हो तब तो वो काम टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो खुद वहाँ बना नहीं सकते, वहाँ पर कोई मार्केट नहीं है जहाँ से वो ले सकते हो। लेकिन मान लीजिए एक सामान्य पैलेस पे जैसे भरतपुर हुआ, जयपुर हुआ, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें दी जा रही है तो 50 रुपये पर फूड कॉस्ट होने पर तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, क्या बताया गया आपको रूल्स में कि ये 50 रुपये पर फूड है तो एग्जाम्प्ट है। सरप्लस अमाउंट है मतलब जिसका आधिक्य है वो टैक्सेबल है। हिंदी में लिखिए 50 रुपये प्रति भोजन टैक्स फ्री है और आधिक्य उससे जो आधिक्य वो टैक्सेबल होगा। जैसे मान लीजिए आपको जो खाना दिया गया तो उसकी प्राइस 110 रुपये थी तो 50 रुपये आपको एग्जाम्प्ट है और 60 रुपये आपके लिए टैक्सेबल माने जाएंगे। 60 रुपये का आपको माना जाएगा, इसके ऊपर टैक्स माना पड़ेगा, वो सुविधा का माना जाएगा। तो फूड और एल्कोहलिक ड्रिंक्स का मेरे यहाँ कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा क्या क्या बचे, इसके अलावा सारे जो बचे ऊपर आ गए, जैसे टी बचे, टी के सामान जैसे कॉफ़ी बची, अदर भी कोई ड्रिंक है, लेमन जूस है, सोडा है, कुछ भी है वो सारे यहाँ गए, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स ऊपर लिख दिया। लाइट रिफ्रेशमेंट भी वहाँ पर आ गया, जो हल्का नाश्ता है वो यहाँ आ गया, जो भोजन के सामान ये भोजन तो नहीं जाएगा तो लाइट रिफ्रेशमेंट ऊपर चल गया, जो हल्के नाश्ते वगैरह वो फुली टैक्स फ्री है। ठीक है, ड्यूरिंग द यदि ऑफिस टाइम दिया जा रहा है तो चाहे चाय हो, चाहे अदर ड्रिंक्स हो, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स हो, लाइट रिफ्रेशमेंट वाला हल्का नाश्ता, ये सभी के लिए क्या है, टैक्स फ्री है। तो अधिकतर चीज़ें मैं बताऊँ इसमें सबकी सब टैक्स फ्री है, केवल फूड व अदर एल्कोहल। ठीक है, फूड व अदर एल्कोहल ड्रिंक्स है वो केवल आपको सामान्य पैलेस पे, अदर पैलेस पे दी जा रही है तो 50 रुपये पर फूड तो क्या है, एग्जाम्प्ट है, और इससे ज़्यादा की अमाउंट क्या उनके लिए टैक्सेबल हो गया। और वही चीज़ें रिमोट ऑफशोर साइड पे दी जा रही तो क्या मानी जाएगी, टैक्स फ्री मानी जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा दिया, यदि ऑफिस टाइम के बाद दिया जाता है, ये तो ऊपर पढ़ लिया हमने, ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, इन द ऑफिस टाइम दिया जा रहा है तो, और ऑफिस टाइम के बाहर यदि कोई चीज़ ये दी जाती है तो वो आपका निजी खर्चा माना जाएगा, हमेशा ही पूर्णतः टैक्सेबल माना जाएगा, चाहे आप कितने ही रिमोट एरिया में काम कर रहे हो। इसके बाद में बात की जाती है आगे वैल्यूएशन ऑफ गिफ्ट्स, वाउचर और टोकन। तो देखिए वैल्यूएशन गिफ्ट्स वाउचर मतलब आपको है ना कंपनी की तरफ से कोई गिफ्ट्स मिल रहे हैं या फिर कोई वाउचर कूपन दे दिया आपको, कूपन समझते हो ना आप, जिसे उसके ऊपर लिख दिया कि ये कूपन है 5,000 रुपये का और यहाँ जाकर आप इससे ना ये शॉपिंग कर लीजिए, 5,000 रुपये आप इसमें से कूपन का, मतलब वो एक तरह से 5,000 कूपन के बराबर काम करेगा। ठीक है ना, 5,000 नोट के बराबर काम करेगा। इससे ही आप खाने के कूपन आपको मिल सकते हैं, मूवी देखने के कूपन मिल सकते हैं, क्लब के कूपन मिल सकते हैं, बहुत सारे कूपन आपको किसी भी काम के लिए मिल सकते हैं और उन कूपन्स का यूज करते हैं। आपको कहीं आपने कहीं प्राइज वगैरह कहीं लॉटरी वगैरह निकल जाती है तो ये क्या होता है, एक कंपनी अपनी जो प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा करती है, जिससे उन्हें खुद का एक क्लब था वहीं पर कूपन दे रही है उसके, जब खुद ही चला रहे हैं तो वहाँ के उसको प्रमोट करने के लिए दे रही है ताकि आपको वहाँ का चस्का लग जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस तरीके से बातें हो सकती है हमारे पास में। अब इसके अंदर देखिए कि मान लीजिए आपको जो उपहार है, जो गिफ्ट है ऐसी फॉर्म में दिया जा रहा है जो कि या तो कैश के अंदर या इक्विवेलेंट टू कैश है। जैसे कैश और इक्विवेलेंट टू कैश क्या है, जैसे आपको नगद ही दे दी है, आपके अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो सब चीज़ें नगद है। इसके इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट दे दिया जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर काउंट होता है, मतलब से तुरंत आप सेल कर सकते हो, या फिर आपको ना DD दे दी, चेक दे दिए आपको, और कैश इक्विवेलेंट के अंदर और तो क्या बताऊँ, स्टैंप हो गए, जैसे स्टैंप वगैरह हो गए तो ये कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं। मतलब ऐसी जो चीज़ इसको अपन तुरंत है ना अपने पास में कैश के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं, वो सारे वहाँ पर आते हैं। तो ये सारी अमाउंट है, जो ऑल अमाउंट है, ये सब की सब क्या होगी, आपके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी, ऑल अमाउंट टैक्सेबल मानी जाएगी, क्योंकि ये तो क्या है, नगद का काम कर रही है, नगद का काम कर रही है, मतलब क्या होगा, इसके अंदर क्या कंडीशन हो गई, इस सारे पैसे को आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो एक तरह से फ्री के अंदर आपको पैसा मिल गया, फ्री में आपको पैसा मिल गया तो आपकी सैलरी मानो, उसे सैलरी बढ़ गई, आपके खाते में फ्री में पैसा आ रहा है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, उसने सैलरी के नाम से नहीं देकर उसने गिफ्ट के नाम से आपको पैसा दे दिया।
और इधर बात करते हैं, आपको कोई वाउचर या टोकन दिया हो, मतलब आपको ना कैश इक्विवेलेंट तो नहीं दिया जा रहा है, और वाउचर टोकन दिया जा रहा है, एक ऐसा कागज़ दिया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप इस जगह से यदि शॉपिंग करते हैं तो हमारी तरफ से ये 5,000 रुपये का जो एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आपने देखा हो फ़ोन पे यदि आप यूज़ करते हो, तो फ़ोन पे जब हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ गिफ्ट वाउचर्स हमें मिलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप रेड बस यूज कीजिए 10% डिस्काउंट, जोमेटो से आप खाना मंगाइए 50% डिस्काउंट होगा, ओयो से आप ये काम कीजिए, होटल बुक कीजिए, हम इतना डिस्काउंट देंगे। तो ये सब हमें क्या गिफ्ट कूपन हमें मिलते हैं। तो इस तरह कूपन यदि आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो आपको ये देखने वाली बात है कि जो आपका प्रीवियस ईयर था, जो भी आपका प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप टैक्स की बात कर रहे हो, उसके अंदर जो भी आपको कूपन्स मिले साल भर में, जैसे 100 रुपये के 10 मिल गए, 20 रुपये कभी 200 कभी 500 का, बहुत सारे आपको कूपन्स मिले, चाहे 50 कूपन मिलो, चाहे 40 कूपन मिलो, चाहे 100 कूपन मिलो, उन सबको आप टोटल उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे। यदि उनकी वैल्यू यदि 5,000 रुपये तक आ रही है तो वो टैक्स फ्री माने जाएंगे। लेकिन यदि इससे ज़्यादा जा रही है तो बाकी का जो भी अमाउंट आ रहा है, ऊपर का अमाउंट जो सरप्लस अमाउंट है, वो टैक्सेबल माना जाएगा। क्या, दोबारा सुनेंगे कि आपको वाउचर टोकन मिले आपके एम्प्लॉयर से, मतलब जैसे आप ABC लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, तो ABC लिमिटेड कंपनी ने, आप किस में काम करते हो, ABC लिमिटेड कंपनी में आप काम करते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे गिफ्ट वाउचर दिए उन्होंने, उन सब गिफ्ट वाउचर से आपको प्लस 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 कर लिया, और उनकी वैल्यू जैसे मान लीजिए 7,000 आ गई, तो आप ये बोलेंगे भाई 5,000 तो एग्जाम्प्ट हो गए, वो तो टैक्स फ्री हो गए, बाकी 2,000 में क्या हो गया आपके लिए टैक्सेबल हो गए, सरप्लस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। ये प्रीवियस ईयर के काउंट करेंगे, जो भी आपका प्रीवियस ईयर था उसके सारे, उससे पिछले सालों को उनको सबको छोड़ देंगे, बस केवल प्रीवियस ईयर में कितने गिफ्ट वाउचर्स मिले उनको काउंट करेंगे अपन। तो ये तो इसका रूल्स रह गया। देखिए बहुत सारे रूल्स आपके लिए नए नए होते जा रहे हैं, और मैं बड़ा थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो को बार बार रिवर्स करके आपको देखना होगा, रूल्स को लिखना होगा, आपको मेमोरी में धीरे धीरे सेट करना होगा। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंथी होते जाती है धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे डरे नहीं, भूलना एक मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है, आप इसे भूल सकते हो, लेकिन आप एक बार तो पढ़ेंगे कम से कम इसे, ठीक है। लाइटली अभी याद करेंगे, आपको अभी 15-20 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे तो याद रहो, इतना तो आप याद करें, इसके बाद हम अगले दिन भूल जाते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे पास जब रिवीजन करते तब हमें बिल्कुल नया नहीं लगेगा, उस समय लगेगा कि हम इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। अब आगे मैं बात करूँ तो ये मेरा उपहार जो कूपन है, वाउचर है, वो मेरा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में मैं आगे बात करता हूँ। ये आपकी बुक्स में पहले दिया हुआ है, सेकंड नंबर दिया हुआ है, मैंने सबसे लास्ट में लिया है, और कुछ इसके अलावा 1-2 नाम और दिए हैं, तो वो मेरे को ईजी गोइंग लगे तो उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन क्या है कि आपको है ना, आपके एम्प्लॉयर से आपने लोन ले लिया, वो आपको लोन देता है, लोन ले लेते हो, या तो पूरा टैक्स फ्री दे देगा कि आपसे ना ब्याज लेगा ही नहीं, कि आप तो बस मज़े करो, जैसे कि 2 लाख ले लिए 3 साल के लिए, 2 लाख के 2 लाख ही रिटर्न करने हैं आपको, ठीक है, आपसे ब्याज ले ही नहीं रहा वो, ठीक। तो अब मानिए आपको वो, मान लो वही पैसा आप बैंक से लेते हो, क्या बैंक आपको फ्री में देता क्या आपको? नहीं, नेवर, कभी भी बैंक आपको पैसा फ्री में लोन नहीं देगा। हम हो सकता है कि उस समय 14% इंटरेस्ट रेट है या 11% इंटरेस्ट रेट है, जो भी वहाँ पे रेट होती है वो चार्ज करेगा। तो अब मान लीजिए वो इंटरेस्ट फ्री दे रहा है या फिर कंसेशनल लोन दे रहा है, मतलब कम रेट पे दे रहा है, जैसे 5% पे रेट इंटरेस्ट पे दे रहा है, 6% पे रेट दे रहा है, और जबकि बैंक के अंदर 11% 12% रेट चल रही है। तो यहाँ देखने वाली बात होगी, जैसे बैंक के अंदर चल रही है रेट 11%, ठीक है, और एम्प्लॉयर आपको दे रहा है 5% पे, तो 6% जो कम वैल्यू पे दे रहा है वो 6% अपन निकालेंगे, और वही हमारे लिए क्या माना जाएगा, वही उस सुविधा का मूल्य माना जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये चार्ट आपको याद नहीं करना है, आप सोचोगे इसको भी याद करना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ये रेट्स बताई गई है कि इस तरह की रेट्स हैं आपके पास में, ठीक है, ये सारी रेट्स बताई गई है कि यदि मकान महिलाओं के लिए लिया गया तो इतनी रेट होनी चाहिए, पुरुषों के लिए दिया ये नई कार है तो ये रेट होनी चाहिए, सर्टिफाइड फ्री ओनर है तो इतना होना चाहिए, 2 पहिया वाहन है तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे नियम बताए गए। ये 12 में बताया गया कि ये हमारी मार्केट रेट्स हैं, मतलब इस रेट से ज़्यादा मिल रहा है आपको, एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया वो इन रेटों से भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ 12.80 आ रही है, आपने पूर्ण स्वामित्व वाली कार आपने खरीदी, प्री ओनर कार है जो आपने वो खरीदी, पुरानी जो कार है वो आपने खरीदी। अब इस प्री ओनर कार की यदि बात करें तो यहाँ पर 12.80% की रेट है इन्होंने डिसाइड कर रखी है, और आपका एम्प्लॉयर इससे भी ज़्यादा ले रहा है, तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो मान लो 13% ले रहा है, 14% ले रहा है, तब तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आपको मार्केट वैल्यू तो और भी कम है और आप और ज़्यादा महंगा ले रहे हो, तब तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए वो 10% पे दे रहा है आपको, ठीक है, मार्केट रेट क्या थी आपने, ओफो, 1 मिनट, देखिए वापस आइए, हाँ,
मार्केट रेट देखिए हम कहते हैं 12.80 और उसने दे दिया आपको 10% के ऊपर, ठीक है साहब 10% दे दिया, तो ये 2.80% आपको कम इंटरेस्ट पे दे रहा है वो, तो ये 2.80% ये आपके लिए सुविधा का मूल्य माना जाएगा, वैल्यू ऑफ पर्क्स मानी जाएगी, पर्क्यूडेट्स मानी जाएगी आपकी। ये एक एग्जाम्पल है, ये रेट्स आपको याद नहीं करनी, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है, तो आप इसको याद नहीं करें, बस इसमें ये देख लें कि इसमें इन्हीं चीज़ों दी हुई आगे जो कुछ नोट्स हैं इसमें, ये मैंने बिल्कुल एच डी से उठाए, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करने थे और इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। ब्याज की गणना देखो ये बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करेंगे वो प्रत्येक माह के लिए की जाएगी, मतलब इंडिविजुअल हर एक पर मंथ की जाएगी, और प्रत्येक माह के लिए तो आप कर रहे हो, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंत का बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है ना, उसके ऊपर ब्याज लगाया जाएगा। आप इसे समझिए कैसे कि 1 अप्रैल को मेरा लोन था और ऋण था वो 1 लाख रुपए था, 1 लाख रुपए का मैंने लोन ले लिया 1 अप्रैल को, और अप्रैल माह के एंड में ही मैंने उसे 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो अप्रैल के अंदर कितना बैलेंस बचा लास्ट के अंदर 80,000, तो केवल 80,000 को ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा, केवल 80,000 पे ब्याज लगाएंगे हम केवल। वापस समझ लेना कि हमें सिंपल सा नियम है कि जो हमें 31 या 30 या 29 या 28 फरवरी जो भी आ रहा है, जो भी महीने का लास्ट डेट है, उस दिन का बैलेंस देखेंगे। जैसे यहाँ अप्रैल के अंदर स्टार्टिंग में तो इन्होंने 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है साहब, लेकिन 30 अप्रैल को ही 1 लाख का लोन ले लिया और 30 अप्रैल को 20,000 रुपये आपने जमा भी करा दिए उसमें से, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अब कितना बचा, 80,000 रुपये लोन का बैलेंस बचा, तो इस 80,000 के ऊपर ही अपन ब्याज लगाया करेंगे, इस 80,000 के ऊपर कैलकुलेशन किया करेंगे, ना कि 1 लाख पर। हालांकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अप्रैल महीने के अंदर पूरा 1 लाख काम में लिया है, एक तरह से आपने आखिरी में तो जमा कराया, तो अप्रैल में पूरे 1 लाख के मजे लिए हैं, तो ब्याज से पूरे 1 लाख पे जाना चाहिए। नो, हम इसमें रूल्स रेगुलेशन कोई चेंज नहीं कर सकते, हमारी साइकोलॉजी को हम नहीं चला सकते हैं यहाँ पर, रूल्स में यदि ये लिखा हुआ है तो वो हमें मानना ही पड़ेगा, सरकार ने ये नियम बनाते तो वही मानना पड़ेगा हमें। तो आपके यहाँ 80,000 के ऊपर ये टैक्स आपको चुकाना होगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट्स की। यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है, उक्त ब्याज दर से वसूल की गई ब्याज दर का अंतर सुविधा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मान लीजिए जो भी हो आपके पास में, यदि 12% मार्केट रेट है, आपको 10% मिला है, तो 2% सुविधा का मूल्य माना जाएगा, ठीक है, ये वो कोई टॉपिक नहीं है। इसके बाद में बताया कि यदि मकान जो आप लोन ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट हुआ, यदि आप लोन ले रहे हो, 3-4 काम बताए गए हैं कि आप मकान बनाने के लिए ले रहे हो, शिक्षा एजुकेशन ले रहे हो, कार के ले रहे हो, दोपहिया वाहन के ले रहे हो, त्यौहार के लिए ले रहे हो, तो ठीक है, तो उसकी तो आपको ऊपर रेट दी हुई है ना, अभी आप चार्ट देखा था, वो क्वेश्चन में रेट गिवन मिलेगी आपको, चार्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। किस किस कामों के लिए, मकान के लिए, हाउस के लिए। अब हाउस में भी क्या, हाउस के अंदर क्या क्या शामिल है, हाउस में शामिल है परचेज करना और उसे कंस्ट्रक्शन करना, उसको बनाना, करे करना और बनाना, तो 2 काम शामिल है मकान में। यदि मान लो आप मकान रिपेयर करने के लिए लेते हो तो वो यहाँ शामिल नहीं है, इसमें वो यहाँ शामिल नहीं है, ठीक है। तो इन कामों के लिए वापस देख लेना, मकान के लिए, शिक्षा के लिए मतलब एजुकेशन, कार मतलब कार होती है, दोपहिया वाहन मतलब 2 व्हीलर होती है, और किसी त्यौहार के लिए, किसी फेस्टिवल के लिए, तो इन सब के लिए यदि आप लेते हो तो इन सब के लिए चार्ट बना हुआ है, तो मतलब ये तो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, इनके लिए क्या बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। चार्ट बना हुआ है तो मतलब क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको इसका आंसर कि सुविधा का मूल्य कितना माना जाए। लेकिन इनके अलावा कोई और अन्य कोई काम के लिए यदि आप लोन ले लेते हो, किन किन कामों के लिए, ऊपर वाले काम देख लिया हमने, मकान, शिक्षा, कार, दोपहिया वाहन, त्यौहार, इनके अलावा किसी और काम के लिए आप लोन ले रहे हो, तो आपकी जो इंटरेस्ट की रेट है, जो सुविधा का मूल्य माना जाएगा, जिसका कैलकुलेशन आप करोगे चार्ट के थ्रू नहीं करोगे, बल्कि एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की रेट लोगे आप। अब एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड आपने जो आप क्रेडिट कार्ड बनाते हो उस पर लिखा हुआ रहता है, एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ रहता है उनके ऊपर, तो एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड इंडिया का स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड है एक तरीके से, तो उसमें जो भी रेट आ रही थी वो लेंगे आप, वो आपकी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। ऐसे ही ये बताया गया है कि मकान में, यहाँ पर नीचे बताया, मकान में क्रय करना और बनाना शामिल है, मतलब मकान की मरम्मत शामिल नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, इन कामों के अंदर नहीं आ रहा, तो मकान की मरम्मत अदर काम में आ रहा है, तो फिर उसके लिए भी एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की रेट लगेगी। आपको यही तो बताया था ऊपर कि मकान हुआ, शिक्षा हुई, कार हुई, वाहन हुई, ये हुआ, तो इन सब कामों के लिए तो आपके जो भी चार्ट के अंदर जो भी रेट है वो लगा देंगे। लेकिन इनके अलावा कोई अन्य काम करा रहे हो, जिससे मकान का रिपेयर करा रहे हो, बना नहीं रहे, करे नहीं कर रहे हैं आप, या फिर इनके अलावा और भी कोई अन्य कोई काम करवा रहे हो, तो आपको एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड वाली रेट देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि किस कंडीशंस के अंदर हमें माफ़ी मिल सकती है कि हमें पास में जो भी हम लोन लेवें और उसके ऊपर हमें ना ब्याज जो हम नहीं दे रहे हैं, हमें फ्री के अंदर जो मिल रहा है उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं चुकाना पड़े, मतलब सुविधा का मूल्य हमको 0 माना जाए। तो इसमें एक छोटा सा सुविधा दी गई है कि आप यदि 20,000 रुपये से जो कुल मूल जो राशि है
जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है यदि वो 20,000 से अधिक नहीं है तो वो सबके लिए एग्जेप्ट है। लेकिन 20,000 पे मतलब इसके अंदर वो भी शामिल है, चाहे वो टुकड़ों में मिला हो तो उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे आगे एक समझाया गया है कि यदि एक कर्मचारी ने पहले 10,000 रुपये लोन लिया, तो एक एम्प्लॉय था, उन्होंने 10,000 रुपये का लोन ले लिया, तो उस वक्त दरों की गणना किया गया ब्याज कर मुक्त होगा। तो ठीक है भाई, 20,000 से कम है तो आपके लिए टैक्स फ्री है। किंतु उसने पुनः 30,000 का ऋण ले लिया, अब कुल ऋण की राशि कितनी हुई, 40,000 हो गई। तो पहले तो चलो 10,000 था और अब 30,000 का और ले लिया तो 40,000 हो गई, मतलब 20,000 से ज़्यादा हो गई। अतः अब पहले वाले ऋण पे भी ब्याज दे कर योग्य हो जाएगा, मतलब आपको पूरे 40,000 के ऊपर टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब कैसे चुकाना पड़ेगा, आपको एक और एग्जाम्पल बताएगा नीचे कि कर्मचारी ने 1/4/18 को 15,000 रुपये का लोन ले लिया आपका नियोक्ता से, ठीक है। अब 15,000 रुपये लोन ले लिया तो आपको पहली बात है ये टैक्स फ्री हुई। क्यों टैक्स फ्री, क्योंकि ये 20,000 रुपये से कम है। आपका नियम बोल रहा है ना कि 20,000 रुपये टोटल लोन की अमाउंट की, यदि 20,000 से कम है तो आपके लिए टैक्स फ्री माना जाएगा। अब इसमें 1,000 रुपये वाली 15 किस्तें थी, वो 30/4/2018 से चुकाना था आपको। 30/4/2018 मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया और अप्रैल में 30 तारीख को मतलब महीने के एंड में आपने जमा करा दिया। इस ऋण पर ब्याज कर मुक्त होगा, तो यहाँ तक तो ब्याज कर मुक्त होगा। इसे क्यों कर मुक्त होगा, क्यों एग्जम्प्ट होगा, क्योंकि 20,000 रुपये से कम अमाउंट है आपका। अब इसने फिर आगे कहानी बताता है कि 1 जनवरी 19 को पुनः 10,000 रुपये का लोन ले लिया आपने। अब देखो अब इंटरेस्टिंग पार्ट कैसे बनता है। तो पहले लोन कितना था, 15,000 का प्रिंसिपल अमाउंट पहले ये थी। उसी प्रीवियस ईयर्स के अंदर इसने फिर 10,000 रुपये का लोन ले लिया, तो 15 और 10 आपके पास कितनी होगी टोटल अमाउंट, 25,000। प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, केवल क्या बैलेंस की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट की। प्रिंसिपल मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट थी। जैसे यहाँ 15,000 में से 1,000 रुपये की चुका भी तो रहा है, माइनस भी तो जाएंगे, वो माइनस नहीं करना अपन को। हमने ओरिजिनल में सबसे पहली बार क्या वर्ड यूज़ किया था, 15,000 रुपये हमने लिए, चुका रहे वो आप अलग बात है। 10,000 का फिर ले लिया, तो टोटल लोन अमाउंट आपका कितना हो गया, 25,000 से अधिक हो गया, हुआ या नहीं हुआ, 25,000 ज़्यादा हो गया। तो अब ये टैक्सेबल होगा, पहले वाला टैक्सेबल होगा 15,000, 10,000 भी टैक्सेबल होगा। अब कैसे टैक्सेबल करेंगे अपन, कि इन्होंने लोन जनवरी में लिया है ना, ठीक है साहब, जनवरी में लोन लिया है हमने, तो जनवरी लोन लिया तो जनवरी से स्टार्ट होगा, जैसे 10,000 के ऊपर, तो ये 10,000 जनवरी से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इससे पहले आपने 15,000 का लोन ले रखा था, अब 15,000 रुपये पूरे पे आप इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने 1,000 रुपये वाली इंस्टॉलमेंट आप चुका रहे हो आप, तो आप अप्रैल से काउंट करेंगे 1 जनवरी तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 मंथ्स हो गए। तो 1,000 × 9 मतलब ये पैसा तो आपने चुका दिया आपने। वापस देख लीजिए मैं कैसे समझा रहा हूँ यहाँ पर। 15,000 रुपये का जो ओपनिंग लोन आपने लिया था, ठीक है, उसमें से आपने पूरे 1,000 महीने की इंस्टॉलमेंट चुका रहे हो आप, 15 किस्तों में लिया था, और 30/4/18 से आपने चुकाना स्टार्ट कर दिया, और 1 जनवरी 19 तक, तो 1 जनवरी 19 तक आपके 9 महीने हो गए। 9 महीने 1,000 से इंटू करेंगे तो 9,000 आ गए, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 6,000, ठीक है। और अभी अभी आपने लोन ले लिया कितना, 10,000 का वो लोन ले लिया, तो आपके पास लोन बैलेंस कितना गया, 16,000। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये 20,000 से कम है टैक्स फ्री होगा, नहीं, ये 20,000 से कम नहीं है, इस पर पूरे पे टैक्स लगेगा। आपको जो भी रेट है उसके अनुसार आपका इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, वही आपका सुविधा का मूल्य माना जाएगा, जो भी आपके रेट दी हुई है। अब आप 16,000, तो हमने ये कैसे डिसाइड किया कि इसके ऊपर हमें ब्याज लगाना है या नहीं लगाना है, मतलब सुविधा का मूल्य माने या नहीं माने, क्योंकि 20,000 तक तो एग्जाम्प्ट है ना, क्योंकि हम यहाँ पर बैलेंस पकड़ा है, हमने 6,000 यहाँ बैलेंस पकड़ा है, यहाँ पर ये पकड़ा है। और जबकि हम इस चीज़ का डिसाइड करने के लिए कि वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगा, इसके लिए हम जो अमाउंट है, जो सबसे पहले मिली थी 15,000, उसके बाद मिली 10,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 25,000। 25,000 किससे ज़्यादा है आपका, 20,000 ज़्यादा है, इस कारण वो टैक्सेबल होगा। अब टैक्सेबल हो गया यहाँ से, तो ये डिसाइड होगा टैक्स किस अमाउंट लेगा, जो आज की तारीख में जो बैलेंस पेंडिंग है। तो आज तारीख में 15,000, 1,000 - 9 मतलब 9,000 घटा दिए, 10,000 नया ले लिया तो 16,000। तो 1 जनवरी 2019 से इसको 16,000 के ऊपर ब्याज लगेगा। ये हो गई एक बात। इसके बाद में ये एक ईजी बात है, ये भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या है, आयकर अधिनियम का रूल नंबर 3A जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बताया गया है। कुछ विशेष बीमारियां हैं जिससे इसमें डिसाइड कर रखी है, जैसे कैंसर है, हृदय रोग है, किडनी रोग है, एड्स है, क्षय रोग है आदि है। यदि इस तरह की बीमारियों के चलते है ना, एम्प्लॉयर से आपने कोई लोन मिला है, आपको एम्प्लॉयर से आपको क्या है कोई लोन मिला है, तो वो आपके लिए हमेशा टैक्स फ्री माना जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर जो ब्याज आप निकालो, सुविधा का मूल्य हमेशा 0 माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां है ना, तो इसके लिए तो मतलब सरकार ने रियायत दे दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रियायत दे रहा है कि आप इस तरह की बीमारियों के लिए यदि आपको लोन मिल रहा है तो हम आपको टैक्स की कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। किंतु यदि कर्मचारी को कोई राशि चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत मिल जाती तो इस राशि ऋण के ब्याज कर मुक्त नहीं मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने चिकित्सा हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस वो ले रखा था,
अब हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था आपने, तो आपने क्या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया वहाँ से भी, फिर जब आपने वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है तो फिर डबल डबल पैसा तो टैक्स फ्री कैसे कर सकते हैं अपन। जब वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको पैसा मिल रहा था तो आपके ऊपर बर्डन आ ही नहीं रहा, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आ रहा तो उस केस के अंदर फिर क्या है, आपको टैक्स की एलोकेशन करी जाएगी, जो भी रेट है वो टैक्स की एलोकेशन हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन क्या दी गई है, जब आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई लाभ मिल रहा हो, यदि नहीं मिल रहा है कोई लाभ तो फिर आपके लिए टैक्स एग्जाम्प्ट फ्री माना गया है आपके लिए। अब देखिए आज के लिए मैं इसे ना यहाँ इतना ही ड्रॉप करता हूँ। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है, जो भी हमने अभी क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पढ़ा इंटरेस्ट को लेकर, उसके ऊपर है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रहता हूँ, क्योंकि आज की क्लास ऑलरेडी 40-50 मिनट की हो चुकी है हमारे पास में, नहीं तो ज़्यादा लेंथ ही जाएगा। तो इस रूल्स को आप अच्छी तरह पढ़ें, इस वीडियो को देखने के बाद में हम अगला डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको मुझे पर्टिकुलर पॉइंट्स नोट डाउन कराते हुए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, इमेज भेज सकते हो कि सर इसमें ऐसा क्यों किया गया है, इसमें कितना क्या होना चाहिए था। मैं जो बुक्स है वो रेफ़र कर रहा हूँ, वो आपको रमेश बुक डिपो पब्लिशिंग की बुक से रेफ़र कर रहा हूँ। इनकम टैक्स की जो आती है उसे आप परचेज करें। इनकम टैक्स सिलेबस में इस तरीके से ऑनलाइन कंप्लीट कर दूँगा। जो एग्जाम्पल्स मैं नहीं कराता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं करने हैं, वो आपको अपने बेस पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बाय, थैंक यू।